क्या भारत पाकिस्तान युद्ध होने जा रहा है? फिर क्यों पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स तैयार करने में जुटा है? तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परचम आईएएस पे। हम जानते हैं कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत जोरों शोरों से पछाड़ा है। तो पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आर्मी रॉकेट फोर्स को डेवलप कर रहा है या फिर भारत से वो वापस युद्ध की मांग कर रहा है कि हम अगर अपने अच्छे डेवलपमेंट के साथ युद्ध में उतरे तो हम विजयी हो सकते। क्या इरादे पाकिस्तान के, तो चर्चा में क्यों है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हर मोर्चे पर मात खाया पाकिस्तान अपनी सामरिक क्षमताओं को भारत के समक्ष लाने के लिए धार देने में जुटा हुआ है। इसके लिए उसने चीन की नकल करते हुए नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमान बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने जो भारत का और पाकिस्तान का 79th इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस कमान के गठन का ऐलान किया है, अनाउंसमेंट किया है और ये कमान आधुनिक तकनीकी से लैस होगी, हर दिशा से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगी। भारत को अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई होगी कहीं ना कहीं कि भारत के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, कामिकाजी ड्रोन्स ये सब अवेलेबल है। तो पाकिस्तान को भी ऐसी जो उन्नत तकनीकी के हथियार है वो डेवलप करने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि जब तक अपन अपने दुश्मन को कमजोर समझते हैं तब तक अपनी हार निश्चित होती है। तो पाकिस्तान क्या इसी नीति पे चल रहा है? आइए जानते हैं भारत के खिलाफ क्या प्लान कर रहा पाकिस्तान। तो बता दें कि पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने का दावा करता है और वो वहां के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, वो भारत का उल्लेख भी अपने भाषण में करते हैं और कहते हैं कि आर्मी रॉकेट फोर्स देश की सैन्य प्रतिक्रिया क्षमताओं को उन्नत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। आप जानते कि हालिया ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें भारत ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है, अपनी सैन्य क्षमताओं को जो है एक विश्व स्तर पर बताया कि हाँ, हम किसी भी युद्ध में उतरने के लिए इतने तो सक्षम है कि हमारी जीत अवश्य होगी। तो मई में 4 दिनों तक चले इस छोटे से युद्ध के दौरान हवाई युद्ध का बोलबाला रहा। इसमें सबसे ज्यादा जो है हमारी एयर डिफेंस का योगदान रहा है। दोनों पक्षों ने ड्रोन, मिसाइल और मंडराते हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की चीन निर्मित PL-15 और भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस आकाश प्रणालियां और यहाँ तक कि रूसी जो हमारी मिसाइल थी S-400 ये भी तैनात की गई थी। इसमें सक्रिय रूप से इन मिसाइलों ने, इन अस्त्रों ने भागीदारी निभाई थी और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अंजाम दिया था। पाकिस्तान की मिसाइलें ज्यादातर बेकार साबित हुई क्योंकि लगभग सभी को भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने कई मिसाइल प्रणालियों का इस्तेमाल करके रोककर नष्ट कर दिया था। भारत के पास उन्नत तकनीकी के हथियार है जबकि पाकिस्तान के पास बेकार हथियार है, तो पाकिस्तान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर क्या है, तो बता दें ये पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा लॉन्च किया गया एक समन्वित स्ट्राइक ऑपरेशन है। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसमें बहुत सारे जो बेगुनाह लोग थे उनको मारा गया। इसमें बहुत सारे प्रोपेगेंडा चले कि धर्म पूछ के मारा है। तो ये सब चलते रहते हैं, राजनीति के अंतर्गत चलते रहते हैं ये सब, पर भारत ने अपनी जो है एकता इस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दिखाई। इस समय भारत के सभी नेता, सभी लोग, अगर युद्ध की आशंका होती, वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका होती, तो सारा देश एकजुट हो जाता। तो ये सब तो चलते रहते राजनीति में, क्योंकि धर्म की आड़ में राजनीति हमारे नेता करते हैं। इसे भारतीय भूभाग से सेना, नौसेना और वायुसेना के समन्वित प्रयासों द्वारा कार्यान्वित किया गया था। इसमें हमारी तीनों सेनाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी, सबसे रोचक बात थी कि इसमें महिलाओं का भी योगदान था।
जो कि सोफिया कुरैशी, जो कि एक मुस्लिम औरत है, और हमारी व्योमिका सिंह जो कि हिंदू है। तो इन्होंने बताया कि अगर हम आने वाले टाइम में युद्ध होता है तो हम सभी भारत के नागरिक हैं। सबसे पहले हमारे भारतीय होने का दावा किया जाएगा, ना कि हमें किसी मजहब, किसी धर्म के नाम से जाना जाएगा। और ये महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है। उसी के साथ इस ऑपरेशन के बाद एनडीए में महिलाओं को सक्रिय रूप से और ज्यादा जो है बढ़ावा दिया गया है, और महिलाएं एयरफोर्स, अपनी मतलब आर्मी वगैरह इन सब में जाने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी है। बता दें कि पिछले अभियानों के आक्रामक और शक्ति प्रदर्शन पर केंद्रित नामों के विपरीत इस अभियान का नाम पीड़ितों, विशेषकर पहलगाम हमले की विधवाओं के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धांजलि स्वरूप चुना गया। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का नाम उन महिलाओं के प्रत्युत्तर में रखा गया है जिनसे उनका सुहाग छीन लिया गया है, और वो भी बेगुनाह तरीके से। तो उनको एक श्रद्धांजलि देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस मोटिव से इन्होंने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। उसी के साथ इसका लक्ष्य क्या था? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो कि POJK में स्थित जोश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयब और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध आतंकी ठिकानों को लक्षित किया था। इन्हें टारगेट करके इन्होंने इन पे हमला किया। इन हमलों का उद्देश्य भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने में इस्तेमाल किए गए आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। उसी के साथ बताएं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें उच्च परिशुद्धता वाले हथियारों का प्रयोग किया गया था। भारतीय वायुसेना, जो कि हमारी इंडियन एयर फोर्स है, उसने इन अभियानों को अत्यधिक सटीकता और न्यूनतम सहायक क्षति के साथ अंजाम देने के लिए स्केल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम और लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसी उन्नत प्रणालियों का इस्तेमाल किया। उसी के साथ जो ये मैप में दिखाई गई है, ये 5-6 जो है मुख्य साइट्स थी, इनको जो है अच्छे से टारगेट किया गया और इन पे हमले किए गए, जिनमें मतलब जो भी आतंकवादी ठिकाने उपस्थित थे उनको नष्ट किया गया। अब हम बात करें कि जो स्केल्प क्रूज मिसाइल है तो ये क्या होती है। स्केल्प, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, एक लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। इसका उपयोग दुश्मन के क्षेत्र में स्थित किलेबंद ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे उच्च मूल्य वाले स्थिर लक्ष्यों पर गहराई तक सटीक हमले करने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि स्केल्प क्रूज का निर्माण किसने किया, तो वो यूरोपीय रक्षा फर्म जो MBDA है, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया। उसी के साथ लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू जेट से इसे तैनात किया जाता है। युद्ध में उपयोग जो कि इराक, लीबिया और सीरिया जैसे देशों में युद्ध परिदृश्यों में अभियानों के दौरान किया जा चुका है तथा हाल ही में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले हेतु यूक्रेन को इसकी आपूर्ति की गई है। उसी के साथ हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम, इसकी बात करें तो हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एक प्रिसीजन गाइडेड बम प्रणाली है जिसका उपयोग उन लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए किया गया जो मध्यम दूरी पर स्थित होते हैं, जैसे कि गतिशील या मोबाइल आतंकी ठिकानों। यह प्रणाली कठिन परिस्थितियों में भी उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य भेदन में सक्षम है और ये प्रणाली भारत के पास उपस्थित है। इसका निर्माण फ्रांसीसी रक्षा कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस द्वारा विकसित किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं तो हैमर को GPS, इंफ्रारेड इमेजिंग और लेजर टारगेटिंग सहित विभिन्न मार्गदर्शन प्रणालियों से सुसज्जित किया जा सकता है, जिससे यह विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध बहुमुखी हो जाता है।
उसी के साथ बात करें लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये इन्हें कामिकेज ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन का उपयोग निगरानी और लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए किया जाता है, जो सटीक हमला करने से पहले दुश्मन के इलाके में गश्त करते हैं। उसी के साथ इसकी प्रमुख लाभ की बात करें तो ये रियल टाइम खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं और लंबी अवधि तक मिशन पर सक्रिय रह सकते हैं। इनमें लक्ष्य को कब और कैसे साधना है इस बारे में स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता होती है। इससे संचालन में लचीलापन बढ़ता है और ऑपरेटरों के लिए जोखिम में उल्लेखनीय कमी आती है। यह अपना टारगेट खुद सुनिश्चित करती है। उसी के साथ ये जो पाकिस्तान बनाने वाला है मिसाइल, वो किस आधार पर डेवलप की जाएगी, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने नए बल या उसकी जिम्मेदारियों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है, पर वहाँ के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ये स्वाभाविक है कि नई कमान भारत को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। जब पाकिस्तान देखता है कि भारत के पास इतनी उन्नत तकनीकी के हथियार है तो वो इसकी कमान चीन के हाथ में देता है और कहता है कि हमें भी भारत से जो है उससे उसकी एफिशिएंसी से ज़्यादा डेवलप हथियार चाहिए। भारत के पास तो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है जो कि ब्रह्मास्त्र का काम करती है। अब हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ चीन की क्या भूमिका है। पाकिस्तान के साथ चीन के रिलेशन अच्छे हैं और ये हमें देखने को मिलता है कि आए दिनों में या फिर शुरू से ही चीन जो है पाकिस्तान को फंडिंग करता है। ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को फंड देता है और इसे जो है बढ़ावा देता है कि ये आतंकवाद फैलाए। ये कामना चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स की तर्ज पर विकसित की जाएगी। इस फोर्स के पास परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों, जमीन आधारित बैलिस्टिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नियंत्रण रहता है। PLRF जिसे पहली द्वितीय आर्टिलरी कोर के नाम से जाना जाता था, चीन की सामरिक और सामरिक मिसाइल बल के रूप में कार्य करती है। पीपुल लिबरेशन आर्मी की चौथी शाखा के रूप में PLRF चीन की भूमि आधारित मिसाइल शस्त्रागार का प्रबंधन करता है, जिसमें बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलें परमाणु और पारंपरिक दोनों शामिल है। इस मिसाइल की विशेषताएं क्या होगी जिसकी भारत डेवलपमेंट करने की पाकिस्तान डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो ये नई रॉकेट फोर्स पाकिस्तान की मौजूदा आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SHFG के समानांतर काम करेगी, लेकिन इसमें परमाणु हथियार शामिल नहीं होंगे। मतलब ये परमाणु लेस जो क्षमता से बनी हुई होगी, इसमें परमाणु का उपयोग नहीं होगा, लेकिन इसमें परमाणु हथियारों के बजाय केवल पारंपरिक मिसाइल और रॉकेट शामिल होंगे। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति में बदलाव। पाकिस्तान का यह कदम भारत की लंबी दूरी की ब्रह्मोस, पृथ्वी और अग्नि सीरीज जैसी मिसाइल ताकत के सामने खुद को संतुलित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान अपने आप को कमजोर समझ रहा है, वो भारत के साथ अपना संबंध संतुलित करने के लिए ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया यह कदम सैन्य रणनीति में एक बदलाव की ओर इशारा भी कर रहा है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान इससे जो है गलत उपयोग में ले सकता है और यहाँ की जो है सैन्य क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को पाकिस्तान पर कैसे बढ़त मिली, तो बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मिसाइल अवरोधन और आक्रामक वायु शक्ति दोनों में पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। भारतीय रक्षा प्रणालियां आने वाले खतरों को बेअसर करने, पाकिस्तानी मिसाइलों को सटीकता से रोकने और संभावित नुकसान को कम करने में बेहतर कारगर साबित हुई। युद्ध विराम से एक रात पहले भारत ने हरियाणा के सिरसा के ऊपर पाकिस्तान की फतह-1 मिसाइल को रोककर मार गिराया। इसका मलबा खाजा खेड़ा गांव के पास मिला। भारतीय वायुसेना ने एक भीषण और समन्वित हमला किया और पाकिस्तानी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील ठिकानों पर हमला किया।
इसमें पाकिस्तानी वायुसेना का नूर खान एयरबेस प्रमुख संचारक केंद्र और रणनीतिक बुनियादी ढांचा शामिल था, जिससे पाकिस्तान की परिचालन क्षमताएं ध्वस्त हो गई। अब जब हम देखते कि पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से भारत ने जो है पछाड़ा है, हर एक युद्ध में पछाड़ा है, ऐसी बात नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर पहला जो कि ऑपरेशन है। भारत की सैन्य क्षमता पाकिस्तान से बहुत अच्छी है और भारत जो है शांति के लिए इनका उपयोग करता है। अगर पाकिस्तान आगे से हमला नहीं करता, पहलगाम टेरर अटैक नहीं होता, तो भारत को अपनी सैन्य क्षमता कभी प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल पाता शायद। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा अब तक चलाए गए सैन्य अभियान कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऑपरेशन रीडल 1965 भारत पाक युद्ध। जब हम जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद ये पहला जो युद्ध माना जाता है। पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ, वो था पहला युद्ध, पर ये कहीं ना कहीं बंटवारे के बाद पहला युद्ध माना जाता है। तो बता दें ये अभियान 1965 में पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा, जो कि LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन कर जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करने के जवाब में भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी। यह विशेष रूप से पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रेट स्लैम का प्रतिकार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। जो हमारी LAC है वो चाइना के साथ है, लगी हुई है, जबकि LOC है जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है और ये रेखा ऐसे है। यहाँ तक जो है पाकिस्तान ने घुसने की कोशिश की थी, पर सीज फायर के थ्रू जो है जहाँ की सेना जहाँ पे रुक गई और ये नियंत्रण रेखा बन चुकी है। पाकिस्तान जो कि हमारा ये वाला एरिया है, पाकिस्तान हमारे इस एरिया पे जो भारत का है, इस पे दावा करता है कि वो पाकिस्तान का है। उसी के साथ ऑपरेशन एबलेज, ये 1965 भारत पाक युद्ध। यह अभियान भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 1965 में कच्छ के रण क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक पूर्व आक्रामक कदम के रूप में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तत्काल पूर्ण युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन इसने भारत की सैन्य तत्परता को दर्शाया और अगस्त 1965 में प्रारंभ हुए पूर्ण पैमाने के युद्ध के लिए आधार तैयार किया। जो हमारा गुजरात है उसका ये वाला कच्छ का रण है, तो ये ग्रेट रण, ये लिटिल रण, इस एरिया पे पाकिस्तान ने हमला किया था। उसी के साथ ऑपरेशन रीडल और ऑपरेशन एबलेज दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया और वर्ष 1966 में ताशकंद समझौते के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि LOC और कच्छ के रण के लिए पाकिस्तान ने 1965 में जो है युद्ध किया था। ताशकंद समझौता हुआ तो उसमें हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए, तो उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री से एक बात कही कि अब आप उनकी हाइट छोटी थी, तो किसी ने ये बात बोली थी, मुझे आज ये वीडियो बनाते टाइम याद आ गई कि पाकिस्तान वालों तुम कुछ भी कर लो, वहाँ के प्रधानमंत्री से बोला था। जब मैं ताशकंद समझौते के लिए गया तो उन्होंने, जो शास्त्री जी थे, उनका कदकाठी थोड़ी छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी बात करूँगा अपना सर उठा के बात करूँगा और पाकिस्तान वाले नीची गर्दन झुका के बात करेंगे। तो इससे भारत की हम गौरवान्वित करने वाले राष्ट्र से हैं, भारत कहीं ना कहीं ऊंचे ओहदे पर है, इसके प्रतीक के रूप में उन्होंने ये बात कही थी। और ताशकंद समझौता 1966 को हुआ, 10 जनवरी को हुआ और उसकी रात को ही हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने की मृत्यु हो जाती है। उसी के साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के मध्य ऑपरेशन कैक्टस लिली हुआ 1971 भारत पाक युद्ध।
इसमें जो है भारत पाक युद्ध हुआ, तो ये जो बांग्लादेश था, जिसे वर्तमान में तो बांग्लादेश कहते हैं, पर पुराने टाइम में जो कि 1971 के टाइम से पहले का टाइम था, उसमें इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा संचालित एक सामरिक हवाई अभियान था। दिसंबर 1917 में इस अभियान के अंतर्गत मेघना नदी को पार कर आशुगंज भैरब बाजार में स्थित पाकिस्तानी रक्षा चौकियों को भेदते हुए भारतीय सेनाओं ने ढाका की ओर तेजी से बढ़त बनाई। ढाका बता दें कि बांग्लादेश की राजधानी है। उसी के साथ जो 1971 में वॉर हुआ था, तो उसमें 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, वो भी भारत के थ्रू किया गया था। उसी के साथ ऑपरेशन ट्राइटेन और ऑपरेशन पायथर, भारत पाक युद्ध 1971 में ही हुआ। दोनों अभियान 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर किए गए आक्रामक सैनिक अभियान थे। ऑपरेशन ट्राइडेंट में पहली बार पूरे क्षेत्र में एंटीशिप मिसाइलों का उपयोग किया गया। दोनों अभियानों ने पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के निर्माण में योगदान दिया था। जो हमारा पाकिस्तान है उस पे ये कराची पोर्ट है, तो यहाँ के टारगेट किया गया था और इसे टारगेट करके, मतलब ये वहाँ का पोर्ट था, तो यहाँ पे अभियान शुरू किए गए थे। ऑपरेशन मेघदूत, इसकी बात करें तो ये 1984 में हुआ। 13 अप्रैल 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, जिसके तहत बिलाफोर्ड ला और सियाला जैसे प्रमुख दर्रे सहित सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज पर नियंत्रण हासिल किया गया था। यह हमारी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने भारत में आपातकाल भी लगाया और गूंगी गुड़िया की राजनीति, इनकी राजनीति को जाना जाता है, तो उनका कार्यकाल बहुत ही रोचक रहा था और विवादास्पद रहा था। तो उन्होंने ये ऑपरेशन मेघदूत को भी अंजाम दिया। तो हम बता दें कि मेघदूत हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जिस स्थान की हम बात करते हैं कि काराकोरम रेंज, उसके साथ जो सियाचिन ग्लेशियर, तो इसमें -50 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होता है। और हमारी भारतीय सेना इस वाले एरिया में रह के, सियाचिन ग्लेशियर वाले एरिया में रह के भारत की रक्षा में पाकिस्तान से युद्ध करती है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत गर्व की बात है। ये प्रमुख दर्रे हैं और इसमें जो है पाकिस्तान के बहुत सारे जो है कश्मीर के बहुत सारे मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बताए गए। ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है, काराकोरम दर्रा यहाँ पर है और ये लद्दाख ले यहाँ पे पड़ता है, LAC यहाँ पे है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पाकिस्तान और भारत के जो संबंध हैं वो बहुत खटास भरे रहे, तो इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, उठापटक चलती रहती है। सेना ऊपर जो है हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, वो कड़ी निगरानी रखते हैं। तो उसी के बीच एक और ऑपरेशन जो कि ऑपरेशन विजय है 1999 कारगिल वॉर के नाम से जिसे जाना जाता है, इसको भी अंजाम दिया गया। ये कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत का सैन्य अभियान था। इसके सफलतापूर्वक पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे भारत की विजय हुई। मतलब पाकिस्तान ने भारत के जो एरिया हड़प रखे थे उनको वापस लेने के लिए ये युद्ध चलाया गया। ऑपरेशन सफेद सागर की बात करें तो ये कारगिल युद्ध 1999 के साथ ही चलाया गया था। ये इसके समकालीन है। इसमें भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पर
भारतीय ठिकानों से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए हवाई हमले किए गए थे। ये वर्ष 1971 के बाद से हवाई शक्ति का पहला बड़े पैमाने पर इस्तेमाल था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर, द गेम चेंजर इन कारगिल वॉर। जो द सफ़ेद सागर था उसने गेम चेंजर का काम किया कहीं ना कहीं। उसी के साथ बात करते हैं 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक उरी हमले के प्रत्युत्तर में भारतीय विशेष बलों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड को लक्षित किया गया था और भारत ने पाकिस्तान में घुस के वहां की सेना को खदेड़ रहा था। उसी के साथ बता दें कि ऑपरेशन बंदर, जो कि पुलवामा हमले के प्रत्युत्तर में लड़ा गया था, जो 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। 2019 14 फरवरी को पुलवामा हमले को जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर हवाई हमले किए, जिससे बहुत सारे जवानों ने अपनी जान गंवाई। वो उनकी शहादत अभी भी मनाई जाती है। वो शहीद हुए इस हमले के दौरान। ये वर्ष 1971 के बाद LOC के पार किया गया पहला हवाई हमला था, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित हवाई संघर्ष भी हुआ। और इन हमलों को हम देखते हुए ये बोलने में सक्षम है कि आने वाले समय में पाकिस्तान अगर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है तो वो भारत पर चढ़ाई करने की रणनीति लेकर आएगा और भारत को इससे नुकसान पहुंचाएगा। उम्मीद है आपको आज की चर्चा समझ आई होगी। आज की वार्ता को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।